दोस्तों जय हिंद। दुनिया की जंग अब टैंकों या मिसाइलों से नहीं हो रही, ड्रोन से लड़ी जा रही हैं। लेकिन जब अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे देश अपने यूएवीज यानी कि अननेम्ड एरियल व्हीकल्स को आकाश में दौड़ा रहे हैं, तब भारत क्यों अभी भी इस रेस में पीछे है? इसी की बात हम आज करने वाले हैं। क्या वजह है कि जिस देश ने चंद्रयान को चांद पर उतार दिया, वो आज तक एक ऐसा कॉम्बैक्ट ड्रोन क्यों नहीं बना पाया जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सके? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनटीपी जस्टिस, जहां हम सच की तह तक जाते हैं। और आज हम बात करेंगे भारत यूएवी रेस में क्यों पीछे रह गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये जो बातें हैं वो टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां भारत ने हर बार कुछ करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम, नीति और राजनीति ने रफ्तार को धीमा कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत की ये जो उड़ान है वो धीमी क्यों रह गई। भारत में यूएवी जो टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1990 में हुई थी, जब डीआरडीओ ने निशांत नाम का पहला टेक्निकल ड्रोन बनाया था। ये नॉन आर्म्ड ड्रोन था, यानी इसमें हथियार नहीं लगाए जा सकते थे, लेकिन तकनीक पुरानी थी, रेंज सीमित थी और लॉन्च करने की जो रेलवे लाइन चाहिए था वो नहीं था। दूसरे देशों ने वहीं से लीप ले लिया, अमेरिका के प्रेडिएटर बनाए, तुर्की ने बायरक्तर बनाया और भारत वहीं रह गया ट्रायल के जाल में। डीआरडीओ और हाल जैसे संस्थानों ने कई बार एम्बिशियस प्रोजेक्ट की घोषणा की, जैसे रुस्तम, तपस, औरा, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स या तो टेस्टिंग स्टेज पर अटक गए या कभी पूरी तरह ऑपरेशनल ही नहीं हो सके। और ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? इसके कई कारण हैं दोस्तों। उन कारणों में से कुछ मुख्यतः जो कारण हैं वो है फंडिंग में देरी हमेशा होती रही, इंटर सर्विस को ऑर्डिनेशन की कमी रही, और सबसे बड़ी बात कि पॉलिसी लेवल पर फोकस नहीं था। अब तक दुनिया यूएवी को युद्ध के भविष्य के रूप में देख रही थी, भारत अभी भी इसे सर्विलांस टूल मानकर चल रहा है। बदलते वक्त में भारत की आंख खुली, लेकिन देर हो चुकी थी। 2020 में गलवान की झड़प और 2021 में आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन का विनाशकारी उपयोग देखकर भारत को एहसास हुआ कि अब जागने का वक्त आ गया है। और तभी हमको देखने को मिला कि IAI से इजराइल हिरोन ड्रोन की खरीद की बात हो रही थी, अमेरिकी MQ-9 रैपर की डील पर बातचीत हो रही थी, और इंडिजेनियस ड्रोन प्रोजेक्ट्स में भी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सवाल यही है, क्या ये बहुत देर हो चुकी है? तुर्की, चीन और अमेरिका ने कैसे यहाँ बाजी मार ली? तुर्की ने सिर्फ 10 साल में बायरक्तर TB2 जैसे घातक ड्रोन बनाए, जो अजरबैजान और यूक्रेन में गेम चेंजर साबित हुए। चीन ने तो पूरा ड्रोन इकोसिस्टम बना दिया, 100 से ज़्यादा तरह के UAV, जिनमें से कई दुनिया को एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। और अमेरिका ने प्रेडिएटर, रैपर और ग्लोबल हॉन्ग जैसे ड्रोन्स पिछले 1 दशक से पूरी दुनिया में ऑपरेशन चला रहे हैं इसके। और भारत अभी भी रुस्तम का फाइनल यूजर ट्रायल पास होने का इंतजार कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर को देर से यहाँ पे मौका मिला, ये सबसे बड़ी कमी थी भारत की। भारत का सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि यूएवी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में खोलने में काफ़ी देर कर दिया। अब जब तक दुनिया में स्टार्टअप और डिफेंस टेक कंपनियां अरबों डॉलर के ड्रोन बना रही थी, भारत में डीआरडीओ और हाल ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी प्रोसेस बहुत धीमी थी। आज जब इंडिया फोर्स और गरुणा एरोस्पेस जैसी कंपनियां आगे आ रही हैं, तब जाकर उम्मीद की किरण दिख रही है। अभी के समय में क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए? आज भारत MQ रैपर खरीदने की तैयारी कर रहा है, इंडिजीनियस तपस BS-201 को ट्रायल में ले जा रहा है, और स्टेल्थ ड्रोन प्रोजेक्ट घातक को रिवाइव कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत को अगर असली उड़ान भरनी है तो R&D को फास्ट ट्रैक पे लाना होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को पूरे दिल से सपोर्ट देना होगा, और सबसे ज़रूरी डिफेंस इकोसिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लानी होगी। तो दोस्तों, भारत आज भी ये रेस जीत सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सिर्फ उड़ना नहीं है, बिना रुके तेज और समझदारी से आगे उड़ान भरनी है। क्योंकि आने वाला युद्ध आसमान से लड़ा जाएगा, और उसमें जीत उसी की होगी जिसके ड्रोन सबसे ज़्यादा सटीक होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और एनटीपी जस्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।